एग्जाम में तुम कितने पढ़ के जाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में तुम किस तरीके से आंसर लिख के आते हो उससे तुम्हारी मार्क्स डिपेंड करता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो एक रात पढ़ के भी फोड़ के आते हैं एग्जाम। उस स्टूडेंट के पास क्या अलग सी टेक्निक है, कुछ अलग सी मेथड है। हाँ, मैं कहता हूँ कि उस स्टूडेंट के पास कुछ ऐसे टेक्निक जानते हैं, वो स्टूडेंट कुछ ऐसी टेक्निक जानते हैं और कुछ ऐसे मेथड जानते हैं जो एग्जाम में एक रात पढ़ के भी फोड़ के आते हैं। अगर इन टेक्निक और मेथड को अगर तुमने भी जान लिया तो तुम भी उस स्टूडेंट की तरह 95% यानी कि उस एग्जाम को फोड़ के आओगे। तो चलिए फिर, हे दोस्तों, स्वागत है आपसे मेरे नॉलेज सिक्सेस चैनल पर। आज हम लोग इसी टेक्निक और मेथड के ऊपर बात करने वाले। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिए। वीडियो में अगर मजा आए तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर इन टेक्निक और मेथड के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रही है, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम आ रही है। अगर इन टेक्निक और मेथड को तुमने जान लिया तो तुम भी कुछ अलग सी कैटेगरी में यानी कि टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हारी जो राइटिंग सेक्शन में जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है स्पीच फ्लो। यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम या फिर कोई क्लास या फिर जो भी आप समझो, उसमें क्या करते हैं, वो उनका जो राइटिंग है वो बिल्कुल स्लो होते हैं। वो क्या करते हैं, दो मार्क्स की क्वेश्चन को लिखने के लिए वो 4 5 मिनट लगा देते हैं। और इसका यही है कि वो इसका जो स्पीड है, राइटिंग का स्पीड है, वो ही थोड़ा स्लो है। और राइटिंग सेक्शन का जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज करें यानी कि बढ़ाए, वो भी हम आप इसके वीडियो में बताने वाले हैं। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है बेड राइटिंग। यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट की राइटिंग होते हैं कि उनको खुद ही गुस्सा आने लगती है उनके ऊपर, उनकी राइटिंग की वजह से, क्योंकि उनका राइटिंग एकदम ही बेकार है। जो टीचर जब वो राइटिंग देखते हैं तब टीचर भी उस स्टूडेंट को डांटते हैं, क्योंकि उनका राइटिंग है एकदम बेकार है। और राइटिंग को कैसे हम इंक्रीज करें वो भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तीसरा नंबर का प्रॉब्लम है कट इन आंसर। यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब वो कुछ आप मान लो एक नोट उठाए, नोट को तुमने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन का आंसर लिख के ही उसी समय तुम्हारी आंसर में कुछ गलत हो गई है, वो गलत हो गई है। तब तुम क्या करते हो, इस तरीके से तुम करते हो, किस तरीके, यानी कि कुछ इस तरीके से करते हो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी जो आंसर है वो देखने लगती है, यानी कि तुमको खराब दिखने लगती है, तुम्हारी आंसर ही तुमको खराब दिखने लगती है। और चौथा नंबर का प्रॉब्लम है आंसर याद ही नहीं रहता। हम कैसे याद करें आंसर को, हमने कैसे याद करें, किस तरीके से हम आंसर को एग्जाम हॉल में किस तरीके से हम याद करके जाए तो एग्जाम हॉल में हमको ये आंसर याद आएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से मैं एग्जाम में आंसर को लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए फिर इनके सॉल्यूशन के ऊपर आज हम बात करने वाले। तो चलिए फिर इसकी सॉल्यूशन के ऊपर आगे बढ़ते। तो चलिए आप चलते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि बेड राइटिंग। इसे बेड राइटिंग तो सबकी स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो चुकी है आपके समय पर। तो मैं कुछ टीचर से बात की या फिर कुछ ऐसे टीचर से बात की जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं। तो उन टीचर ने मुझे ये बताया कि मैं उस टीचर को ये पूछा कि सर, एग्जाम में क्या बेड राइटिंग की वजह से मार्क्स कटती है? तब टीचर ने बोला कि अगर तुम्हारी राइटिंग रीडेबल है यानी कि पढ़ने लायक है तो तुम्हारी जो मार्क्स है वो बिल्कुल नहीं कटेगा। और बेड राइटिंग वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता। उस टीचर ने मुझे ये बताया कि मैं तुमको बताने चाहता हूँ कि तुम्हारी जो अगर राइटिंग रीडेबल है यानी कि टीचर तुम्हारी राइटिंग को समझ सकता है या फिर वो तुम्हारी राइटिंग को पढ़ सकता है, तो तुम्हारी एग्जाम में बिल्कुल ही मार्क्स नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है, बिल्कुल ही मार्क्स नहीं कटेंगे बेड राइटिंग की वजह से। तो अगर तुम्हारी राइटिंग रीडेबल है। अब चलते हैं जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो उन प्रॉब्लम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बेड राइटिंग के बीच में मैं एक तुमको चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम एग्जाम में क्या करते हो, गलती करते हो। क्या करते हो तुम एग्जाम में, क्या करते हो तुम सीक्वेंस पे अटेम्प्ट नहीं करते हो, आंसर की क्वेश्चन को तुम सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं करते हो। मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो, मान लो
एग्जाम में पेपर आई तो तुम क्या करते हो, सेक्शन ए देते हो। सेक्शन ए का तुम मान लो सेक्शन ए का सवाल कर रहे हो। सेक्शन ए के सवाल को तुम सबसे पहला जो सवाल है वो करो, फिर दूसरा नंबर जो सवाल है वो करो। कुछ ऐसे स्टूडेंट है, मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट है सबसे पहले सेक्शन ए का पहला वाला क्वेश्चन किया, फिर पांचवा वाला क्वेश्चन किया, फिर चौथा वाला क्वेश्चन किया। वो क्या करते हैं, पाजुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन किया, फिर तीसरे वाले क्वेश्चन किया, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन किया। कुछ इस तरह से कुछ स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं। ये तो एग्जाम में मार्क्स करने की एक, जो तुम्हारी एग्जाम में मार्क्स करने की और एक तुम्हारे जो प्रकार है, यानी कि पद्धति है। तो ऐसे अटेम्प्ट मत करो। सबसे पहले तुम क्या करो, इससे क्या होता है, टीचर इरिटेट होते हैं, यानी कि टीचर को ऐसे लगने लगता है कि सबसे पहले वो टीचर के सर 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर बाद में 3 नंबर आते हैं, फिर 2 नंबर पे आते हैं। इससे टीचर इरिटेट हो जाते हैं, इसी से तुम्हारी मार्क्स थोड़ा कट जाते हैं। और इरिटेट की टीचर जब जो ऐसे मानो कि अगर टीचर तुम्हारी एग्जाम कॉपी को जितने कम समय तुम्हारे को लगाएगा, उतनी मार्क्स तुम्हारी एग्जाम में, यानी कि तुम्हारी जो कॉपी है उनमें तुम्हारी मार्क्स ज़्यादा आएगा। यानी कि टीचर जो मान लो ये कुछ टीचर एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, अगर उन्हें टीचर को कॉपी चेक करने में अगर थोड़ा ही टाइम लगा तो उतनी तुम्हारी मार्क्स इंक्रीज होता जाएगा। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर और आंसर याद नहीं रहता उस प्रॉब्लम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आता है क्वेश्चन आंसर और एग्जाम में पेपर छूट जाती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, एग्जाम में पेपर छूट ही जाती है, वो लिखने ही नहीं पाती। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 मार्क्स की क्वेश्चन को कुछ क्या करते हैं, 4 5 पन्ने लिख के आते हैं। हमको उस क्वेश्चन को हमको 4 5 पन्ने तो लिख के आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 5 पन्ने वो लिख के आते हैं। इसी से तुम्हारी जो एग्जाम में पेपर छूट जाते हैं, क्योंकि वो 4 5 पन्ने तुम लिख के आते हो। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हमारी एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हमको 5 टॉपिक लिख के आओ ना। उसे जो मान लो उस क्वेश्चन का 5 टॉपिक लिख के आओ। 5 कुछ एक टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक 5 टॉपिक, और कुछ एग्जाम्पल है तो वो भी लिख के आओ। 5 टॉपिक लिख के आओ। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 5 पन्ने लिख के आते हैं। और क्वेश्चन आंसर जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर हमारे जो स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, कार्ड्स कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं कि कुछ को जो बुक चेक करते हैं, यानी कि अगर पेपर शीट के अंदर तुम्हारी मिस्टेक हो गए तो तुम एक कट लगाओ, सिर्फ एक कट, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कट लगाओ। इससे तुम्हारी जो बुक है, यानी कि जो तुम्हारी जो पेपर शीट है वो नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। अब चलते हैं कुछ तीसरे नंबर जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर। तीसरा नंबर का जो प्रॉब्लम है वो है आंसर याद ही नहीं रहता। देखो, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होते हैं तुमको पता है? जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको अगर एग्जाम में आंसर पता भी नहीं होता, पर भी वो एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं। किस तरीके से कि अगर वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनसे थोड़ी बहुत रिलेटेड जो भी जानते हैं वो लिख के आते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट वो नहीं करते। टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, उस आंसर से रिलेटेड जो भी उनको याद है वो सारे लिख के आते हैं। इससे क्या होता है, टीचर ये सोचते हैं कि हाँ उस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत तो आता है, तो अगर कुछ तुमको नहीं आता तो तुम उस तरीके से लिख के आते हो। उसे सब्जेक्ट जो जिस भी चैप्टर का जो वो सवाल हो, अगर उन सवाल से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो तुमको आता है वो भी लिख के आ जाओ। इससे तुम्हारी टीचर 1-2 नंबर तो जरूर दे ही देगा। क्योंकि वो जो टीचर है वो इसे इस तरीके से समझेगा कि हाँ इस लड़के को थोड़ा बहुत तो आता है। अब चलते हैं जो चौथा नंबर प्रॉब्लम के ऊपर है। कुछ ऐसे हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं जो टीचर देखते ही वो ये समझे कि
हाँ, ये तो एनसीईआरटी पढ़ के आया है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहते हैं, उनका तुम एग्जाम में लिख के जरूर आओ, और उसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उनके नीचे जरूर अंडरलाइन करके लिखना है, क्योंकि इससे तुम्हारी जो टीचर है वो बिल्कुल उसी वर्ड के ऊपर आंख जाएगा और फिर टिक करके राइट चिन्ह देके तुम्हारी आगे बढ़ते जाएगा। क्योंकि उसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जैसे कि वो वर्ड उनको चाहिए ही चाहिए। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, तो उन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के नीचे तुम अंडरलाइन करके आओ। और अब चलते हैं 5वें नंबर के ऊपर, जो कि है पेपर प्रेजेंटेशन टिप। यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन टिप में हमको क्या करना है, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। हमको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख के आना है, क्योंकि तुम थैंक यू को TQ लिख के आते हो, इस तरीके से मत करो। एग्जाम में तुम्हारी मार्क्स जरूर काट जाएगा इस तरीके से। तो एग्जाम में हाई हेलो को कुछ अलग सी तरीके से लिखते हैं, इससे हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म को यूज मत करो। प्रेजेंटेशन है कटिंग यानी कि अगर वर्ड को मिस्टेक हो गई तो मैं पहले भी बता चुका, वर्ड मिस्टेक हो गई तो हमारे स्टूडेंट किस तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। लेकिन हमको कुछ एक ही कट लगाना है, बस एक ही कट। अब चलते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी, यानी कि यूनिट हमको सबसे पहले ही हमको यूनिट लिखना चाहिए। उस न्यूमेरिकल में यूनिट हमको लिख ही नहीं आते, हम यूनिट उस न्यूमेरिकल में लिख ही नहीं आते। और चौथा नंबर और दूसरा नंबर का जो न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी है वो है फाइनल आंसर इन बॉक्स। हमें जो अगर तुम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके अगर एंड में जो तुम्हारी सॉल्यूशन निकलेगा उनको तुम एक बॉक्स के अंदर कैद करके आओ, यानी कि एक बॉक्स के अंदर लिख के आओ। इससे टीचर उन टीचर के पास जो ज़्यादा समय नहीं होता, वो आंसर देख के टिक करते और आ जाते। इसलिए तुम क्या करो, अगर टीचर की आंख जल्दी ही तुम्हारे अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर आए तो तुम क्या करो, बॉक्स के अंदर लिख के आओ। और अब चलते हैं 7वें नंबर के ऊपर, जो कि है डिफरेंस वैल्यू क्वेश्चन। कुछ ऐसे वैल्यू क्वेश्चन होता है कि और करके कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको जरूर अच्छी तरीके से देख के आना है कोई एग्जाम में। तो एग्जाम में अगर एग्जाम 4 के आओगे, ये मेरी वादा है। तो अगर वीडियो में बने रहिए तो इतनी समय पर आप बने रहे तो अच्छा है। तो मेरे साथ दोहराए कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। और कमेंट के नीचे कमेंट के अंदर तुम जरूर लिख के आना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली और नई टॉपिक के ऊपर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।